इजराइल की बड़ी मुश्किलें, लिस्ट में एक और दुश्मन देश हुआ शामिल। युद्ध में अब तुर्की ने जाहिर किया अपने तीखे तेवर, इजराइल को चौतरफा घेरने का बनाया प्लान। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास को माना योद्धा। क्या तुर्की की एंट्री से बदलेगा इस युद्ध का समीकरण? जी हां दोस्तों, पिछले 3 हफ्ते से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में अब तुर्की ने उतरने का मन बना लिया है और इस लड़ाई में कूदने से पहले तुर्की ने जो तीखे तेवर जाहिर किए हैं वो इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि तुर्की के आला कमान की तरफ से हमास को लेकर ऐसी बातें कही गई हैं जिससे इजराइल टेंशन में आ गया है। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास को लेकर क्या बड़ी बात कही है, इस जंग में तुर्की इजराइल को किस तरह घेरने का प्लान बना रहा है और तुर्की की लड़ाई में कूदने से इस जंग के परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़े 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस लड़ाई की ये आग बुझने के बजाय ज्यादा भड़कती ही जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही युद्ध में इजराइल के दुश्मनों की गिनती बढ़ती जा रही है और अभी हाल ही में इजराइल के दुश्मनों की लिस्ट में तुर्की का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल अमेरिका, जो अक्सर इजराइल के एक्शंस को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, उसकी इस बात का जवाब देते हुए तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमास को भी अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इतना ही नहीं, तुर्की ने हमास को ऐसे योद्धाओं का ग्रुप करार दिया है जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसे योद्धाओं को मुजाहिद कहा जाता है और इनका दर्जा काफी ऊंचा होता है, जबकि इजराइल और अमेरिका जैसे देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने संसद में खड़े होकर साफ शब्दों में यह ऐलान किया कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो आजादी और अपनी हक की जमीन के लिए लड़ने वाला मुजाहिदों का ग्रुप है जो अपनी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। तुर्की के इन तीखे तेवरों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी समय इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ कूद सकता है और ये चीज इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पहले ही उसके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि हमास एक सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो गाजा पट्टी से युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन को 1987 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इजराइल की सेना के साथ इनके कई युद्ध हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि लेकिन हमास के बनने के पीछे भी इजराइल ही जिम्मेदार है। वो कैसे, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले जरा तुर्की के इस युद्ध में शामिल होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तुर्की ने कोई पहली बार इजराइल को तीखे तेवर नहीं दिखाए हैं, बल्कि वो हमेशा से ही इस देश के खिलाफ रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की बिना किसी से डरे और पूरी तरह खुलकर हमास की तरह से मदद करने के लिए आगे आता रहा है। सूत्रों के अनुसार ये कई बार सामने आ चुका है कि तुर्की ही वो देश है जो हमास की आर्थिक रूप से मदद करता है। इस पर आरोप लगते हैं कि तुर्की अपने बैंकों के जरिए हमास को पैसा भेजता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के हमास लीडर्स के साथ गहरे संबंध हैं और कई बार इन्हें एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हुए देखा जा चुका है। बल्कि कुछ समय पहले राष्ट्रपति एर्दोगान की हमास के लीडर्स के साथ मीटिंग करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके अलावा तुर्की ही वो देश है जो हमास के लीडर को पासपोर्ट देता है जिससे वो पूरी दुनिया में घूम पाते हैं और इनकी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2004 में हमास ने अपना हेडक्वार्टर भी तुर्की के इस्तांबुल शहर में बनाया हुआ है। और सिर्फ हेडक्वार्टर ही नहीं, बल्कि इस्माइल हनिया और सालेह अल अरूरी जैसे हमास के बड़े बड़े लीडर्स ने अपने रहने का ठिकाना तुर्की को ही बनाया हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि ये हमास के ऐसे लीडर्स हैं जिनके सर पर अमेरिका ने $5 मिलियन तक का इनाम रखा हुआ है। इन सब चीजों से ये साबित होता है कि कोई देश अगर हमास का सबसे ज्यादा करीबी है तो वो तुर्की ही है और हमास का दोस्त होने का सीधा सीधा मतलब इजराइल का दुश्मन होना है। यही वजह है कि दुनिया में तुर्की को इजराइल का हमास से भी बड़ा दुश्मन माना जाता है और अब ऐसे बड़े और ताकतवर दुश्मन का युद्ध में उतरने के संकेत देना इजराइल की नींद उड़ा रहा है। असल में तुर्की नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, जिसमें इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में इजराइल को कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि नाटो की वजह से तुर्की उसके खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन तुर्की ने इजराइल की उन उम्मीदों को करारा झटका दे डाला है। इस युद्ध के होने के पहले
तुर्की पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ था। यहां तक कि राष्ट्रपति एर्दोगान तो इजराइल का दौरा भी करने वाले थे, लेकिन इस जंग के छिड़ने और इजराइल द्वारा गाजा पर लगातार बमबारी करने की वजह से इस दौरे को रद्द कर दिया गया। और अब तुर्की के तेवरों को देखकर लग रहा है कि उसने दोस्ती का इरादा छोड़कर पुरानी दुश्मनी को ताजा कर लिया है। इजराइल के लिए हर बीतते दिन के साथ युद्ध में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमास जैसा छोटा सा संगठन उसके काबू में नहीं आ रहा और दूसरी तरफ उसके दुश्मनों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। हर थोड़े दिन में कोई नया संगठन या कोई नया देश खड़ा होकर इजराइल को खत्म करने की धमकी दे डालता है और इजराइल इन धमकियों को हल्के में भी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। 7 अक्टूबर को जो लड़ाई इजराइल के दुश्मन हमास के द्वारा शुरू की गई थी, अब इस लिस्ट में हिजबुल्लाह और हूथी जैसे संगठनों और ईरान व तुर्की जैसे देशों का नाम जुड़ गया है। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, सऊदी और लीबिया जैसे कई देश इजराइल की करतूतों पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। यानी जिस हमास को इजरायली सेना कमजोर सा संगठन समझ रही थी, वो बाहरी सपोर्ट मिलने की वजह से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इन सब हालातों के लिए काफी हद तक इजराइल खुद भी जिम्मेदार है। दरअसल यूएन द्वारा 1984 में जब यहूदियों को आधा फिलिस्तीन देकर उनके लिए इजराइल बनाया गया, तो उन्होंने इतने पर सब्र नहीं किया और धीरे धीरे हमले करते हुए वो फिलिस्तीनियों की सारी जमीन अपने कब्जे में लेते गए। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन पर कई सारे दमनकारी नियमों को भी थोप दिए, जिससे में एक नियम ये भी था कि फिलिस्तीन अपने लिए किसी भी तरह की मिलिट्री फोर्स जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स नहीं रख सकता। अब एक तो इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बिल्कुल निहत्था रखा और दूसरा उन पर लगातार हमले करके उनकी जमीन हथियाता रहा। ऐसे में किसी ना किसी को तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने वजूद की लड़ाई के लिए खड़ा होना ही था। तो इस तरह जन्म हुआ हमास का, जिसे इजराइल और अमेरिका जैसे देश भले ही आतंकवादी संगठन मानते हो, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए ये उनके रक्षक हैं जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इन्हें योद्धा और धर्म के लिए मर मिटने वाले मुजाहिदों का नाम दिया है। फिलहाल अगर बात करें तो इस युद्ध की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जंग में तकरीबन 9000 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 7500 से ज्यादा गाजा के लोग हैं। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी और दुख की बात यह है कि इजराइल अपने हमलों में हमास के सिर्फ कुछ गिने चुने कमांडर्स और लड़ाकों को ही मार पाया है। यानी कि ये 7500 लोग जो मारे गए हैं, ये सभी आम सिविलियंस हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। और इनमें भी तकरीबन 3000 तो नाबालिग बच्चे हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चों की उम्र 10 साल के नीचे है। हाल ही में गाजा की तरफ से इस युद्ध में मरने वालों की लिस्ट जारी की गई है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लोग चाहे इजराइल के हों या फिलिस्तीन के, युद्ध में मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। दुनिया के ताकतवर देशों को इस युद्ध में हथियार सप्लाई करने की जगह इसे रोकने के तरीकों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे देश इस युद्ध में कूद पड़े तो यह एक विश्व युद्ध बन जाएगा। और विश्व युद्ध से कैसा विनाश होता है, ये दुनिया 80 साल पहले ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देख चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस युद्ध को किस तरह से रोका जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।